जो कंसर्न्स हैं शो करें, ताकि इस तरह के जो हार्श रूल्स हैं वो ना बनने पाएँ। आप तो नाजरीन आज की फर्स्ट लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब। वालेकुम सलाम साहिब साहब, क्या हाल चाल है? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र। तो 4 साल पहले 4 माह पहले वो उनको नोटिस दिया था हाई कोर्ट के अंदर जुडिशल के लिए। ठीक आप डिसीजन नहीं करेंगे तो हम कोर्ट में जाएंगे, तो उन्होंने दिया, उन्होंने रिप्लाई किया था ठीक 2 मंथ के अंदर हम कर देंगे। हमने अपोलोजाइज भी कर देंगे, हम आपका केस हमने डिसाइड नहीं किया। ठीक। फिर बाद में उन्होंने तस्वीरें मंगाई, वो तस्वीरें भी मंगाई, और उसको भी 3 माह साजिद अब छोड़ दिया। लेटेस्ट क्या है? ये सारी चीज़ें मुझे पता है, पहले हमारी बात हो चुकी डिटेल के साथ। अब लेटेस्ट क्या है? लेटेस्ट ये है कि अगर मैं अभी जाता हूँ वापस, उनको 14 डेज का अगर नोटिस देते हैं और जी कोर्ट के अंदर जीआर में जाने से, तो कितना चांसेस है, और बच्चे भी 8 साल के ऊपर हो गए हैं, और ठीक। कितना टाइम ले लें। साजिद साहब आपको आई थिंक लास्ट टाइम भी एडवाइस किया था, मैंने अभी भी यही कहूँगा कि अगर होम ऑफिसर ने कहा था कि हमें 2 माह दें, हम आपकी एप्लीकेशन को रिकन्सिडर कर रहे हैं। आपकी एप्लीकेशन आई थिंक प्रिएक्शन प्रोटोकॉल में थी या जीआर में थी, और आपने कोर्ट से इस बात को कंसेंट ऑर्डर साइन कर लिया था। थोड़ा बहुत टाइम दे दें, लेकिन अगर आप समझते हैं कि वह 4 माह हो गए हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है, फिर भी वो प्रॉपर कंसिडर नहीं कर रहे हैं, अगेन आप इस केस को परसू कर सकते हैं। अब जब हाई कोर्ट में जाएगा तो हाई कोर्ट का जब केस है या जब उनके जज होगा, वो बिल्कुल इस बात को कंसिडर करेगा कि आपने 4 मंथ पहले 2 माह का टाइम लिया था, 1 महीने का टाइम लिया था, ऑन द कंसेंट से इन्होंने अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ की थी या हेल्ड की थी, लेकिन आपने फिर डिसीजन लिए दिया, तो अब मोर लाइकली चांस है कि जो डिसीजन है वो आपकी फेवर में आएगा। लेकिन अगेन डिपेंड अपॉन द मेरिट्स। 2 चीज़ें हमेशा काम करती हैं जब एप्लीकेशन करते हैं, उसमें एक मेरिट्स होते हैं, एक प्रोसीजर्स होता है। प्रोसीजर नो डाउट कि आप लोगों ने फॉलो किया, कि आपने अप्लाई किया, वेट किया, उन्होंने फिर कंसेंट ऑर्डर साइन कर लिया, रिक्वेस्ट की कि हम इसको कंसिडर करेंगे, लेकिन अभी उन्होंने माह की बजाय 4 माह गिज़ा दिए, अभी तक उन्होंने किया। लेकिन इसके साथ साथ जो फैक्ट्स हैं या जो मेरिट्स है वो डिफरेंट चीज़ है। जब आप हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर आपका जो केस है, फिर आपने अगेन वही पुट करना है कि हमारे जो मेरिट्स हैं केस के वो ये हैं, लेकिन होम ऑफिसर ने टाइम लेके भी कंसिडर नहीं किया। अब एक तो उसको नोट किया जाए कि होम ऑफिसर ने हमारा केस जो है प्रॉपर डिसीजन नहीं कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ हमारे केस के मेरिट्स ये हैं, इसलिए हमारे केस जो हमारा डिसीजन जो है हमारे फेवर में दिया जाए। डेफिनेटली आपके पास चॉइस है, आप जा सकते हैं, फाइट करें, डेफिनेटली आपके फेवर में डिसीजन आएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, हाँ गुड इवनिंग रियाज भाई, मैं मिस्टर पटेल बोल रहा हूँ। और मैं इधर 2001 में आया था, और मेरी वाइफ 2003 में आई थी, ठीक। और मेरी बच्ची इधर बोर्न हुई थी दिसंबर 2005 में। ठीक। मैंने पहली बार एप्लीकेशन की थी 2010 में, जो उन्होंने नवंबर 2010 में रिफ्यूज कर दी थी। ठीक। उसके बाद मैंने अपने रिकंसिडर के लिए रखे थे, लेकिन अगर कुछ भी नहीं हुआ तो मैंने इस साल मार्च में, मेरी बच्ची दिसंबर में 2012 में 7 साल की हो गई। फिर उसके बाद मैंने मार्च में एप्लीकेशन की 7 इयर्स के बेस पे। तो उन्होंने 1.5 महीने के अंदर रिफ्यूज करके भेज दिया। अभी उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दिए, और उन्होंने नो अपील और नो रिमूवल का डिसीजन दिया है। तो अभी मेरा पासपोर्ट भी उनके पास है, मेरे बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट भी उनके पास है, और मेरी मैरिज सर्टिफिकेट भी उनके पास है। ठीक। तो अभी मैं इसमें आगे क्या कर सकता हूँ, वो बता सकते हैं? आपका डिसीजन कब आया है? क्या हुआ? डिसीजन कब आया आपका? रिफ्यूज कब हुआ? रिफ्यूज 14 मई को हुआ था। ठीक। मिस्टर पटेल आपकी कॉल का शुक्रिया। देखें आपका केस रिफ्यूज हो गया, राइट ऑफ अपील नहीं मिला। मैंने देखने में या सुनने में आ रहा है जो 7 इयर्स की बेस पे केस डाले जा रहे हैं, काफ़ी सारे केसेस में जो होम ऑफिस का डिसीजन है वो काफ़ी हार्श आ रहा है, क्योंकि होम ऑफिस बाकी तमाम पॉइंट्स को इग्नोर करते हुए सिर्फ एक पॉइंट पे वो रिफ्यूज़ कर रहा है कि द डे यू मेक द एप्लीकेशन यू वाज इलीगल और यू वाज विदाउट वैलिड लीव टू बी इन द यूके। और द सेकंड जो वो पॉइंट बना रहे हैं कि अगर आपके पेरेंट्स उन्होंने सारी लाइफ अपने होम कंट्री में गुजारी है तो ये अभी भी वापस जाके अपने कंट्री में सेटल हो सकते हैं। अगर पेरेंट्स हो सकते हैं तो बच्चे भी हो सकते हैं। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल आर्गुएबल हैं। मैं अपने तमाम व्यूअर से या अपने क्लाइंट से कहता हूँ कि प्लीज़ आप इसको फाइट करें। लॉ ये बनाया गया था कि अगर एज़ फार एज़ आप 7 इयर्स बच्चों के साथ यहाँ पे गुजार लें और आप इसमें ये इस्टेब्लिश करते हैं कि आपकी जो लाइफ है वो यहाँ यूके में आप सोशली, फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली आप यहाँ पे जो टाइज़ हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई हैं और वापस जाके आपका वहाँ पे सेटल होना मुश्किल है, तो ये सारी चीज़ें बच्चों के राइट को जो प्राइमरी कंसिडर करते हुए होम ऑफिस को केस कंसिडर करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होम ऑफिस बस अपनी एक बात पे डटा हुआ है
द डे यू मेड द एप्लीकेशन आप वहाँ उस पर लीगल आपके पास लीव नहीं थी, और सेकंड ये है कि आप स्टिल अपने कंट्री में जाके वहाँ पे सेटल हो सकते हैं, जो कि बिल्कुल मेरे ख्याल में ये ओवरलुक कर रहे हैं या इनका डिसीजन ये नहीं होना चाहिए। मेरी आपको एडवाइस है कि आप इस केस को फाइट करें। अगर आपको राइट ऑफ अपील मिला तो उसको अपील एक्सरसाइज करें, अगर नहीं मिला तो आपके पास राइट है कि आप परीक्षण प्रोटोकॉल करके हुए JR में चले जाएं और वहाँ से अपना को राइट ऑफ अपील लेके इस केस को हाई कोर्ट में फाइट करें। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। जी मेरा नाम सनी है, तो मैं यहाँ पर ना स्पाउस वीजा पे मेरी शादी हुई थी ब्रिटिश वुमेन के साथ। ठीक। तो मेरी वाइफ यहाँ पर बेनिफिट क्लेम कर रही है, तो मैं अभी काम कर रहा हूँ और मेरा इंडेफिनिट ड्यू है सितंबर में, 1 सितंबर को। ठीक। तो मुझे अपने वीजा के लिए अप्लाई करना है, तो इसका मेरे को इंडेफिनिट पे फर्क पड़ेगा क्योंकि वो ले रही थी, बेनिफिट ले रही थी और मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे। मेरी सैलरी स्लिप्स हैं, पर जो उसके बेनिफिट है लाइक हाउसिंग बेनिफिट सभी उसने अपने नाम पे लिया है। ठीक। क्योंकि आज मैं फॉर्म पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि अगर फाइनेंशियल में आता है कि अगर आपको उसमें लिख पढ़ना पड़ता है कि आपका यू हैव टू शो लाइक योर पार्टनर इज एबल टू सपोर्ट योरसेल्फ विदाउट एनी पब्लिक फंड्स। ठीक। आपकी कॉल का शुक्रिया मिस्टर सनी। आपने 2 साल पूरे करते हुए इंडेफिनिट अप्लाई करना है कि आपका जो रिलेशनशिप है स्टिल सबसिस्टिंग है और आपके डिफरेंट करस्पॉन्डेंस होनी चाहिए और बोथ नेम्स ऑन द सेम एड्रेस, और साथ ही साथ आपने ये एस्टेब्लिश करना है कि आपने ये 2 साल विदाउट रिकोर्स टू द पब्लिक फंड अपने आप को मेंटेन अकोमोडेट किया है। अब अगर आप किसी किस्म के हालात आपके फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थे, आपने कोई क्लेम किया, बेनिफिट क्लेम करने शुरू किए, तो मेरी आपको एडवाइस है कि आप अभी से कोशिश करें स्टॉप कर दें। स्वाय चाइल्ड बेनिफिट के और किसी किस्म के भी आप बेनिफिट लेते हैं मैं ये नहीं कहता कि कितने % चांस है कि अफेक्ट करेगा, लेकिन देयर इज़ अ चांस कि आपकी एप्लीकेशन पे अफेक्ट हो सकता है। इसलिए मेरी आपको एडवाइस है आप इसको स्टॉप करें। सितंबर 2 माह बाद आपने अप्लाई करना है, सेम डे जाके इंडेफिनिट अप्लाई कर लें। लेकिन अगर इंडेफिनिट के बाद अगर आपके फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो क्लेम करने से आपकी नेशनलिटी पे इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन इंडेफिनिट के लिए आप बी केयरफुल, क्योंकि ये सबसे जो बेसिक पॉइंट है कि आपने स्टेट के बेनिफिट के अलावा अपने आप को मेंटेन अकोमोडेट करना है। इस असूल को मद्देनजर रखते हुए प्लीज़ कोशिश करें कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके अपने बेनिफिट स्टॉप करें, इंडेफिनिट हो जाए, फिर आप पे ये कंडीशन नहीं होगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलामुअलैकुम रियाज भाई। वालेकुम अस्सलाम। रियाज भाई अली बात कर रहा हूँ, लंदन से 2-3 वीक से ट्राई कर रहा था लेकिन अनफॉर्चुनेटली कॉल नहीं मिल सकी। एनीवेज जी बिस्मिल्लाह करें। मेरे 2-3 सवाल हैं आपसे, अगर प्लीज डिटेल में थोड़ा सा आंसर दे दें उसके। जी फरमाइए। जी रियाज भाई, मैं अगस्त 2010 में लंदन आया था स्टूडेंट वीजा पे, तो किसी वजह से कॉलेज नहीं जा सका और जब मेरा वीजा एक्सपायर होने को आया, मैं किसी ब्रिटिश थी वो उनसे शादी करना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका ये चक्कर था कि वो ऑलरेडी मैरिड थी। ठीक। उनका वो केस डिवोर्स पे चल रहा था केस। ठीक। तो मेरे पास वीजा नहीं था, आपको पता है जैसे कि वीजा हो तो आप शादी कर सकते हो, तो मैंने थ्रू सोलिसिटर। सवाल पे आप आए अली साहब, माइंड ना करें, सवाल पूछें कि आपका। जी जी, मेरा यही सवाल है कि मैंने किया था, अप्लाई किया था इसके लिए, तो 1.5 साल बाद उनका जवाब आया और उन्होंने मेरा रिजेक्ट कर दिया, मुझे उन्होंने नहीं दिया वीजा। फिर मैंने जुडिशियल रिव्यू किया, वो भी उन्होंने मेरा रिजेक्ट कर दिया। तो मुझे आगे क्या करना चाहिए? मेरे पासपोर्ट वगैरह हर चीज उनके पास पड़ी हुई है। आपने अप्लाई क्या किया था भाई? मैंने आज भी अप्लाई किया था कि मुझे वीजा इशू करें 6 मंथ का, मैं शादी करना चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक। मैरिज बेस पे। और एप्लीकेशन कौन सी फिल की थी? FLRO की थी? FLRO की थी जी। आपकी कॉल का शुक्रिया। देखें, पहला प्रिंसिपल देखें, आपको जो फॉलो करना चाहिए था वो ये है, या करना चाहिए कि मैं छोड़ता हूँ, अभी क्या करना चाहिए। सबसे पहले जब तक आप जिससे शादी करने जा रहे हैं उसको डिवोर्स डिग्री एब्सोल्यूट नहीं मिलती, आप उसके साथ एज ए पार्टनर या एज ए स्पाउस अपने आप को किसी तरीके से भी अप्लाई नहीं कर सकते। आप उसको परसू करें एज सुन एज पॉसिबल जब उनको डिग्री एब्सोल्यूट मिल जाती है। अगर आपका पासपोर्ट होम ऑफिस के पास है, आपके पास कोई और आईडी भी होगी, तो काउंसलर में जाके आप अपनी शादी रजिस्टर करवा सकते हैं और उसके बाद अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है 3। नंबर 1, अगर आप स्पाउस की बेस पे अप्लाई करते हैं, स्पाउस के तौर पे एज ए ब्रिटिश नेशनल,
या एज ए पार्टनर या एज ए डिपेंडेंट, तो जो बेसिक प्रिंसिपल है आपके पास वैलिड लीव टू रिमेन इन द यूके होनी चाहिए, या वो कैटेगरी में आपका वीज़ा होना चाहिए जो स्विच कर सकता हो। इसकी मिसाल दो हैं, अगर आपके पास वीज़ा हो लेकिन आप यहाँ पे यूके में विजिटर हो तो तब भी आप एज ए डिपेंडेंट इन कंट्री अप्लाई नहीं कर सकते। यू हैव टू लीव द कंट्री एंड गेट द एंटी क्लियरेंस एज अ डिपेंडेंट ऑफ द ब्रिटिश नेशनल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके केस में दो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पहली बात है कि आपकी शादी रजिस्टर अभी तक नहीं हुई, सेकेंड आपके पास वीज़ा नहीं है, तो बगैर शादी होने के या विदाउट लीव के अनफॉर्चुनेटली आप उनके स्विच नहीं कर सकते इन कंट्री। कोशिश करें जल्दी से जल्दी जो मिसेज है उनको डिवोर्स मिल जाए, आप उनके साथ शादी यहाँ पे रजिस्टर करवा लें। अगर तो यहाँ पे शादी रजिस्टर हो जाती है तो फिर आपके पास ऑप्शंस है, आप जाके इंटीग्रेंस लेके आ सकते हैं, या अगर आप ये समझते हैं कि आपके जो सर्कमस्टांसेस हैं या आपके हालात ये नहीं आपको साथ दे रहे कि आप जाके इंटीग्रेंस लें, आपके केस को यूके के अंदर ही कंसिडर करना चाहिए, तो देन आपको उसकी एविडेंस देना होगी। नॉर्मली ये होता है कि अगर आपके बच्चे हो जाएं तो फिर हमेशा ये स्ट्रॉन्ग प्ली आती है कि दो द इमिग्रेशन रूल सेट कि आपको जाएं जाके इंटीग्रेंस लेके आएँ, लेकिन अब वापस जाने से मेरी वाइफ मेरे बच्चे अफेक्ट होंगे, इसलिए मुझे इन कंट्री रहते हुए मेरी डिस्कशन लीव कंसिडर की जाए। तो आपको 2.5 साल के 4 दफ़ा लीव मिलेगी और 10 साल के बाद आपको इंडेफिनिट मिल जाएगा। डिपेंड करता है कि आपने अपने केस को फाइट कैसे करना है, लेकिन अभी तक मेरे ख्याल में आपने डायरेक्शन अपनी सेट नहीं की। डायरेक्शन ये है कि उस वक्त तक जब तक उनको डिवोर्स नहीं मिलती, उसके बाद आपकी शादी नहीं होती, आप फिर एप्लीकेशन कर सकते हैं। FLRO की बेस पे अनफॉर्चुनेटली वो आपको कोई वीज़ा देने वाले नहीं हैं जो आपने सर्कमस्टांस से बताए थे। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल लेने का। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका सर, बस थोड़ा सा टाइम लूँगा आपका। फरमाइए फरमाइए। मेरा नाम जो है, मैं हैलिफैक्स से बोल रहा हूँ। ठीक। तो बात यह है कि सिस्टर की थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि 2 साल पहले सिस्टर की शादी, 3 साल पहले पाकिस्तान शादी हुई थी, तो वो उसके बाद इंग्लैंड में आ गई है। जब इंग्लैंड में आई तो थोड़ी फैमिली में प्रॉब्लम हो गई थी, दोनों की, हस्बैंड वाइफ की, और फैमिली में बहुत सी प्रॉब्लम होगी, तो वो 6 महीने साथ रहे। तो अभी उसका ILR जो है वो भी अप्लाई किया। हस्बैंड ने बोला कि हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है, साथ में हम मिलजुल कर अप्लाई कर देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सिस्टर काम भी करती है, बेनिफिट कुछ नहीं लेती है, लेकिन अभी वो फॉर्म्स हम भेज दिए, सब कुछ भेज दिया, लेकिन जो सिस्टर के हस्बैंड की फैमिली है ना, उसके भाई, उन लोगों ने बोला सवाल पे जाएं भाई, मेरे सवाल क्या है, हम लोग उन होम ऑफिस को, यूके बॉर्डर एजेंसी को लिखेंगे। ठीक। हेलो जी जी फरमाइए फरमाइए, सवाल क्या है भाई आपका? जी सवाल यह है कि वो, ये तो हम लोगों को मालूम है कि 2 साल अगर दोनों साथ रहने चाहिए, ये बात सच है। 2 साल, they have to stay together for 2 years before they can apply for ILR because that's the conditions. ठीक। लेकिन ऑब्वियसली उन 2 साल वो इकट्ठे नहीं रहे, तो ये प्रॉब्लम ये है कि उन लोगों के बोला कि हम लोग उनको हक लिखेंगे कि ये 2 साल इकट्ठे नहीं रहे, तो फैमिली वैसे फ्यूड हो गया। तो इसमें कोई प्रॉब्लम होगी? वो पूछेंगे होम ऑफिस वाले कि ये 2 साल नहीं इकट्ठे रहे, इनका एड्रेस सेपरेट था, तो ऐसी बात होगी सर? आपकी कॉल का शुक्रिया। देखें, अब आपने अप्लाई कर दिया है, आप इस पे वरी ना करें। आप जो भी आपने रीज़न ये होती है कि एप्लीकेशन करने से पहले एडवाइस लें तो वो शायद आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। अब आपने अप्लाई कर दिया, वेट करें, क्योंकि लॉ ये कहता है कि अगर आप 2 साल इकट्ठे रहना चाहिए और उसके बाद अप्लाई करें। लेकिन अगर सम हो आप किसी रीज़न से इकट्ठे नहीं रहे और उसके बाद फिर आप इकट्ठे हो गए हैं, तो उसने साथ अपनी जो एप्लीकेशन को सपोर्ट भी कर दिया, तो मुझे लगता है कि होम ऑफिस शायद आपकी फेवर में डिसीजन देगा। लेकिन एज़ फार एज़ मुझे पता नहीं फैक्ट्स क्या है, कोई ऐसी बात है तो मेरी आपको एडवाइस होगी कि जिस सोल्यूशन के साथ आपने अप्लाई किया उनसे डिस्कस करें ताकि वो आपको कॉन्फिडेंशियल एडवाइस दे सके। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, टाइम हुआ है छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, बढ़ते हैं फर्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं राशिद बोल रहा हूँ मैनचेस्टर से। जी राशिद साहब। जी ऐसा है कि मेरी मिसेज और बच्चों ने केस किया था 2008 में, ठीक, असाइलम का। उसके बाद फिर वो एब्सकॉन्डर हो गए, तो उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा 2010 में किया ना केस, ठीक, 2011 में सॉरी। और उस दौरान 2 बच्चे हुए, एक 4 साल का और एक
2 साल का हो गया, ठीक है, 5वें साल में बड़ा वाला। तो अभी वो केस रिफ्यूज हो गया था, तो उन्होंने दोबारा रिफ्रेश क्लेम किया ना फर्दरली FLRO के लिए। ठीक। तो अभी वो उनका लेटर आया है, पहले भी उन्होंने लेटर एक दफा मांगा था, उन्होंने तस्वीरें तो वैसे नॉर्मल मांगते हैं। अभी जो लेटर है उसमें ये लिखा हुआ है कि हमें 4 तस्वीरें भेजें अपनी डेट ऑफ बर्थ और केस रेफरेंस नंबर लिख के, और नीचे लिखा हुआ है ऑन रिसीव ऑफ दिस फोटोग्राफ द रिव्यू ऑफ योर केस विल बिगिन व्हिच कुड रिजल्ट इन अ ग्रांट ऑफ लीव इन द UK। ठीक। तो आप इसको क्या कंसीडर करते हैं? ये आया कुछ यानी कि कुछ गुड न्यूज है, क्या करेंगे इसमें? अगर ये लेटर है तो अच्छी गुड न्यूज़ है, ये इस लेटर से गुड न्यूज़ शो हो रही है, लेकिन मैं कोई कमेंट्स नहीं कर सकता। आपने अप्लाई किया, फोटोग्राफ मांग रहे हैं, अच्छी बात है, 4 फोटोग्राफ मांगे जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो बच्चों के तमाम सर्कमस्टेंस को कंसिडर करते हुए वो होपफुली इनको वीज़ा ग्रांट कर देंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी। हेलो, मैंने पूछना था गुल साहब, जैसे ना मैं आया था 2009, मुझे 14 साल हो गया हुए इधर। ठीक। मैं वैसे जैसे अनलीगली आया था, मेरे पास प्रूफ है जैसे डॉक्टर का। अब मेरे पास एक 6 साल का बेबी भी है। मेरा कुछ हो सकता है? 6 साल का बेबी है? 6 साल का बेबी हो गया मेरा। जैसे ठीक। जैसे मैंने एक लास्ट टाइम आप बोलते थे, जैसे जब मैं आया था मेरी एज थी 22 ईयर से कम थी, अब मैं हो गया नियरली 36 का। ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया। देखें, जो आपने अपनी एज के बारे में बात की है, वो एक लॉ ये बनाया है 9 जुलाई 2012 में कि अगर कोई शख्स यहाँ पे आए और उसकी एज 18 साल से कम हो या तो वो 7 साल गुजारे हों तो क्वालिफाइड करता है, या दूसरी ये है कि उसकी एज 25 से कम हो लेकिन उसने जो मोस्ट ऑफ टाइम है वो यूके में गुजारा हो। सो इट मीन आपकी एज अगर 25 से कम हो लेकिन अब आपकी एज 30 है, 35 से अबव है, तो वो आप उस कैटेगरी में तो नहीं जाते। जो सेकंड पार्ट था आपका कि आपने कहा कि मैं 14 साल से यहाँ पे हूँ, लॉ ये था लेकिन ये चेंज हो गया। अगेन दिस लॉ चेंज इन जुलाई लास्ट ईयर। उसमें ये था कि अगर आप 14 साल से किसी भी कैपेसिटी में यहाँ पे गुजार लें तो आप क्वालिफाइड करते थे, लेकिन अब उसके बाद जो लोग भी एप्लीकेशन विद लॉन्ग रेसिडेंस डालेंगे उनको ये इस्टेब्लिश करना होगा कि वो 20 ईयर्स से इस कंट्री में हैं। आप लिहाजा उन दोनों कैटेगरीज में नहीं क्वालिफाइड करते। अब आपके बच्चे की जो एज है वो 6 ईयर हो गई है। लॉ के मुताबिक जब 7 ईयर्स की आपका बच्चा यहाँ पे गुजार ले तो आप क्वालिफाइड करते हैं कि आप अंडर द न्यू जो प्रोविजंस हैं उसके मुताबिक आप अपनी एप्लीकेशन करें। अब लेकिन फिर भी आपके पास ऑप्शन है कि आप सॉलिसिटर के पास चले जाएं, डिस्कस करें कि आप वापस क्यों नहीं जाना चाहते, यहाँ पे क्या रह के आपने क्या इस्टेब्लिश कर लिया, क्या डेवलपमेंट कर ली है, और आप यहाँ पे रहते हुए क्यों एप्लीकेशन करना चाह रहे हैं। तो शायद अगर अभी भी एप्लीकेशन कर दें तो उसमें कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन बाई लॉ जब आप यहाँ पे 7 साल गुजार लें तब क्वालिफाइड करते हैं कि आपको लीव ग्रांट हो सके। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम रियाज भाई, मैं आपसे पर्सनल भी मिल चुका हूँ और लास्ट ईयर मेरी आपसे मुलाकात हुई थी। ठीक। लेकिन अब मैं दोबारा आपसे, मुझे पता चला था कि अगर आपका यहाँ पे ओवर स्टे है और आप यहाँ पे अगर आपको यूरोपियन रिलेटिव है जो यूरोप में है, यहाँ पे नहीं, जैसे कोई भी आयरलैंड या यूरोप पेरिस वगैरह कहीं भी, तो अगर वो आपको स्पॉन्सर करे और आप उनके डिपेंडेंट पे अगर वो अपना कहते हैं हाँ भी मैं ये मेरा डिपेंडेंट, मैं इसको हर चीज़ की इसका जिम्मेदारी लेता हूँ। तो अभी मैंने FLRO की अप्लाई की है एप्लीकेशन और मैंने उनसे चीज़ें मांगी है, तो काइंडली हमें बता सकते हैं उनसे मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी और ये केस क्या सॉलिड होता है कि इससे मुझे गो थ्रू जाना चाहिए, क्योंकि मैं और आपने स्टार्ट में जी फरमाइए कि आप ये जो होते हैं UK भी जो ओपन कर रही है इस चीज बहुत ज़्यादा रूल्स आ रहे हैं जो तो इसके खिलाफ आप कर सकते हैं, तो इसमें आप एप्लीकेशन जो हम देंगे उन्हें उनमें क्या मेंशन करें, क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखेंगे ये रूल आप ना लाएं, कि अगर आप ये रूल ला रहे हैं तो इसको आप क्यों ला रहे हैं, क्या रीजन है, और लैंडलॉर्ड को प्रॉब्लम होगी, इस चीज के खिलाफ अगर हम जाते हैं तो क्या लिखें उस पर। ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया। जो आपने पे जो सेकंड क्वेश्चन था कि आपको कैसे अपने कंसर्न शो करने चाहिए, वहाँ पे प्रपोजल फॉर्म है, उस पर लिखें कि ये हार्श है, ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, या जो भी आप उसको टिक करेंगे, फॉर्म निकालेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ आ जाएगी कि उसमें अपने कमेंट्स देने हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो भाई ये इज़ नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, नॉट अ सिंपल, दो कि देयर इज़ अ लॉ के यूरोपियन जो नेशनल जहाँ पे UK में रहते हुए अपने डिपेंडेंट को अप्लाई कर सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कोई इजी केस नहीं है, ये काफ़ी सारी क्वेरी जहाँ पे आ रही हैं।
पहली बात कि आप यहाँ पे ओवरस्टे हैं, इलीगल हैं, विदाउट वैलिड लीव टू रिमेन जो कि आप स्टे कर रहे हैं, और आपका जो रिलेटिव है, फैमिली मेम्बर है जो यूरोपियन नेशनल है वो इस कंट्री में नहीं है, तो ये इस्टेब्लिश करना कि वो आप उस पर डिपेंडेंट हैं, ये पहला पार्ट काफ़ी टफ है। सेकेंडली, अगर आप यहाँ पे अडल्ट हैं और सेकंड आप पहले कुछ टाइम यहाँ पे गुजार चुके हैं लीगली, अगेन आपने पहले विदाउट डिपेंडेंसी यहाँ पे टाइम गुजारा, उसको फिर इशू आता है। ये नॉर्मली उस तरह के केसेस में आता है कि अगर कोई यूरोपियन नेशनल हो और वो यूके में रहता हो, अपना यहाँ पे रहते हुए अपने यूरोपियन टीटी राइट को एक्सरसाइज कर रहा हो, लेकिन वो अपने किसी फैमिली मेम्बर को अपने होम कंट्री से, जैसे कि उसका कोई अंडर 18 ब्रदर सिस्टर हो या कोई फैमिली मेम्बर हो या कोई बिल्कुल ब्रदर सिस्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, इज नॉट कजन्स और थर्ड पार्टी, तो उनको वो ये कह रहा है कि मैं इनको, ये मुझ पर रिलाई करते हैं फाइनेंशियली, फिजिकली, मैं इनको स्पॉन्सर कर रहा हूँ, सोल कस्टडी है, तो तब जाके ये केस कंसिडर होते हैं। सिंपली अनफॉर्चुनेटली जो मेरी अंडरस्टैंडिंग या मेरा एक्सपीरियंस है, ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड या सिंपल केस नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए ऑप्शन है कि आप किसी सोर्स के पास चले जाएं, बताएं कि आप कैसे होली फाइनेंशियली एंड फिजिकली अपने अंकल पे डिपेंड करते हैं और उसके एविडेंस आपके पास क्या है, और उस पर रिलाई करते हुए आपकी एप्लीकेशन की जा सकती है। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने एंटरप्रेन्योर वीज़ा अप्लाई किया था। ठीक। उसमें मेरा रिफ्यूज़ल हो गया और मेरे 10 साल पूरे होने वाले हैं 6 महीने बाद। ठीक। उन्होंने रिफ्यूज़ल लगाया, बैंक लेटर जो था उन्होंने कहा था कि बैंक लेटर में मेरा नाम मेंशन नहीं था, जो थर्ड पार्टी का लेटर लगा था पाकिस्तान से। ठीक। और एक यहाँ पे कंपनी की डायरेक्टर अपॉइंटमेंट की रिपोर्ट नहीं थी, वो मैं लगा के भेज रहा हूँ, दोबारा से अपील कर रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछना था कि जो अपील अगर मेरी थ्रू नहीं होती है तो ये पीरियड में 10 ईयर्स के टूवर्ड्स काउंट होता है, और अपील में कितनी देर तक का टाइम लग जाता है उसकी हियरिंग आने में? तकरीबन उसको लिंगर ऑन करना चाहिए या उसका जल्दी हो जाना चाहिए प्रोसेस? ठीक, आपको उसको लिंगर ऑन तो नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसको फाइट करना चाहिए। ये इशू आ रहा है कि आपके जो बैंक लेटर है उस पर आपके थर्ड पार्टी का नाम नहीं है। ये फाइनेंस वाले वो कहते हैं कि वो लगा नहीं सकते इस पर अपना नाम, आपका लिख नहीं सकते, लेकिन एनीवे आपको राइट ऑफ अपील मिला है, आप उसको फाइट करें। देयर इज़ अ चांस कि अगर आप कहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, सारी चीज़ें फाइनेंशियल आपके पास अवेलेबल है, तो बिल्कुल आप कोर्ट में जाएंगे, आप कोर्ट केस विन करेंगे। लेकिन जब भी आपके 10 ईयर्स पूरे होंगे केस फाइट करते हुए, और उसके बाद जब वीज़ा मिल जाता है, बेशक आपको 3 साल का वीज़ा मिलता है और 1 महीने के बाद आपके 10 साल पूरे हो जाएंगे, तो आप क्वालिफाइड करेंगे कि 10 साल पूरे होने की बेस पे आप लॉन्ग रेजिडेंसी को रिलाई करते हुए आप इंडेफिनिट की एप्लीकेशन करें, अगर उस वक्त ये लॉ एप्लीकेबल हुआ। लेकिन अगर आप अपने केस को फाइट करते जा रहे हैं तो ये भी आपके यहाँ पे रेजिडेंसी में काउंट हो रहा है। एज फार एज आपने 10 ईयर्स पूरे कर लिए, आप क्वालिफाइड करेंगे कि आप अपनी ILR की एप्लीकेशन कर सकें। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। गुड इवनिंग साहब, कैसे हो? ठीक ठाक हो? बिल्कुल ठीक ठाक, गुड इवनिंग। मेरा ये सवाल है, मैंने शादी की थी ये यूरोपियन नेशनल के साथ नवंबर 2010 को। ठीक। जब मैंने रजिस्टर की थी मेरा स्टेटस है, मेरे पास वीजा नहीं था, इलीगल स्टेटस था मेरा। ठीक। और मेरे को वीजा मिला अगस्त 2011 को। ठीक। ठीक है। अभी बात ये है कि अभी थोड़ी सी रिश्ते में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, डिवोर्स का चक्कर आ गया है। अगर डिवोर्स हो जाता है अभी तो मेरे को इंडेफिनिट मिल सकती है? आपको वीजा मिले कितनी देर हो चुकी है? वीजा में अगस्त 2011 को मिला था। ठीक। लॉ के मुताबिक अगर आप यूरोपियन के डिपेंडेंट हैं, आपको 5 साल पूरे करने होते हैं और 5 साल का प्रूफ देना होता है कि आपका रिलेशनशिप सबसिस्टिंग था, और साथ ही साथ जो पूरे 5 साल आपकी जो यूरोपियन नेशनल आपका स्पाउस है उसने यूके में रहते हुए अपने यूरोपियन टीटी राइट को एक्सरसाइज किया। लेकिन एक उसमें प्रोविज़न है कि अगर अनफॉर्चुनेटली आपका ब्रेकडाउन हो जाए, रिलेशनशिप आप सेपरेशन हो जाए या डिवोर्स हो जाए, उस कैटेगरी में आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि आपका रिलेशनशिप 3 इयर्स का था और उन 3 इयर्स के अंदर कोई से भी 12 मंथ जो कंसेक्यूटिवली उसने कोई से भी जो 12 मंथ है अपने यूरोपियन जो टीटी राइट को एक्सरसाइज किया। अगर ये 2 चीज़ें प्रूव हो जाएं तो फिर आप डिवोर्स के बाद भी अपनी एप्लीकेशन यहाँ पे कर सकते हैं।
दिस 2 ऑप्शंस कि या तो वो आपको 2 साल की लीव देंगे और 5 साल पूरे करते हुए आप क्वालिफाइड करेंगे ILR के लिए, या फिर आपको सम टाइम वो स्टेट वेज सेटलमेंट वीज़ा दे देते हैं। अब डिपेंड करता है कि अगर आपके बिल्कुल इस सिनेरियो पर पहुंच चुके हैं या आपकी सिचुएशन जो ये है कि यू कांट लिव टुगेदर एनी मोर, तो फिर आपको डिवोर्स वाली ऑप्शन पे जाना होगा। लेकिन एज़ फार एज आपने 3 साल रिलेशनशिप में गुजारे और 1 साल जो कि किसी भी 12 मंथ का उसका जो प्रूफ होगा कि उसने अपने यूरोपियन TTI को एक्सरसाइज किया, वो लगाते हुए अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे फर्दर लीव मिल जाएगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग। अच्छा ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੇਬੀ ਬੋਰਨ ਹੋਇਆ ਆ। ਠੀਕ। ਤੇ ਕੀ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਲਾਅ ਹੈਗਾ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪੱਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ नहीं ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ? ठीक। आप यहाँ पे स्टूडेंट जहाँ पे हैं, बेबी हुआ है, ठीक, लेकिन आपका जो वीज़ा है वो स्टूडेंट है। मेरी आपको एडवाइस होगी कि आप अपने जो लीव को कैरी ऑन रखें, उसमें स्टूडेंट की अपनी प्रोग्रेस करें, एक्सटेंशन अप्लाई करें, फिर उसके बाद अपनी प्रोग्रेस रखेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा। लेकिन आज के लॉ के मुताबिक जो कि 9 जुलाई 2012 में उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, उसके मुताबिक बिल्कुल अगर आप बच्चे के साथ 7 साल यहाँ पे गुजार लें तो आप यहाँ पे रहते हुए क्वालिफाइड करते हैं कि फ़र्दर लीव के लिए अप्लाई करें। लेकिन 7 साल के बाद क्या होगा, इस पे मैं शायद अभी इतनी एडवांस इन्फॉर्मेशन या एडवाइस ना कर सकूं। लेकिन आज के दिन लॉ है कि अगर बच्चों के साथ आप 7 साल गुजार लें तो आप क्वालिफाइड करते हैं कि फ़र्दर लीव के लिए इन कंट्री यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकें। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम साहब, अभी थोड़ी देर पहले मेरी आपसे बात हुई थी, वो FLRO के लिए अप्लाई किया था जी। मैंने पूछा तो जो तस्वीरें जो उन्होंने मांगी हैं 4 उसके कितने दिनों के बाद, हमें 2 वीक तो हो गए तस्वीरें भेजी हुई, तो कितने देर तक उनका जवाब आ जाता है? कोई टाइम स्केल नहीं। होम ऑफिस की किसी एप्लीकेशन के लिए, किसी कैटेगरी के लिए अनफॉर्चुनेटली मेरा एडवाइस करना शायद कुछ सूटेबल नहीं होगा। लेकिन आप यूँ समझ लें कि कोई 4 से 8 वीक के अंदर कोई वो डिसीजन ले लेंगे या 3 माह के अंदर, लेकिन इसमें टाइम स्केल नहीं होता। बहुत कम केसेस में हमने देखा है कि वो अगर एक एप्लीकेशन एक कैटेगरी में डाली है तो दोनों जो एप्लीकेशन हैं वो सेम टाइम आ जाएं। ये डिपेंड करता है कौन सा केस वर्कर आपके केस को डील कर रहा है। लेकिन 3 माह आप अपने माइंड में प्लीज़ रखें। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। हेलो सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। मेरा 2 क्वेश्चन है। जैसे मैं अभी स्टूडेंट विजिटर वीज़े पे आया था, 6 मंथ का वीज़ा था, लेकिन मेरी यहाँ पे ब्रिटिश सिटीजन है वो लड़की, उससे शादी हो गई, तो मेरा 6 मंथ का वीज़ा मैं स्पाउस वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकता, यहाँ से मुझे इंडिया वापस जाना पड़ेगा। तो उनकी सैलरी 26,000 प्लस है, तो मेरे इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगी इंडिया से? और मैंने यहाँ पे B1 B2 TOEIC का एग्ज़ाम दिया था इंग्लिश लैंग्वेज का, तो वो मेरा एक्सेप्ट हो जाएगा सर? आपने जो भी यूके में रहते हुए डिग्री करोगे, कोर्स करोगे, बिल्कुल वो एक्सेप्टेबल है। जब वापस जाके अपनी एप्लीकेशन करोगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि आपने कहाँ से पास किया। आपको यहाँ पे रहने की इजाज़त है, आप स्टडी करने की इजाज़त थी, आपने क्वालिफिकेशन की है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाके वापस अप्लाई करोगे एज़ फार एज बिल्कुल आपने लीगली यहाँ पे रह रहे थे, राइट था यहाँ पे आपको रहने का। ड्यूरिंग अपना स्टे आपने शादी कर ली, उन्होंने आपकी शादी रजिस्टर कर ली है और आप अपनी बाकी तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करते हुए अपने कंट्री से अप्लाई करेंगे। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। आपकी सैलरी पूरी है, इंग्लिश पास कर ली, रिलेशनशिप है, शादी यहाँ पे रजिस्टर हो गई, तो कोई डाउट नहीं है कि आपकी एप्लीकेशन किसी भी तरीके से वो रिफ्यूज़ करें। आप अपनी एप्लीकेशन को प्रॉपरली तमाम सपोर्टेड डॉक्यूमेंट के साथ और जो स्पेशल आपने जितना टाइम यहाँ पे गुजारा अपनी वाइफ के साथ, वो जितनी भी डिफरेंट ओकेजन्स में डिफरेंट टाइम पे जो आपकी पिक्चर्स हैं उसको प्लीज़ लाजमी साथ अटैच करें। और स्पेशल जो आपकी कम्युनिकेशंस हैं वो जैसे ईमेल से, फेसबुक पे, जिस तरीके से भी आप कर रहे हैं, तो वो प्लीज़ ईमेल के ज़रिए सारी चीज़ों को अपने साथ अटैच करें ताकि आपके रिलेशनशिप पे बेस करती है आपकी एप्लीकेशन। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी माजिद खान बोल रहा हूँ जी, मुझे एक आपसे क्वेश्चन पूछना है। फरमाइए। मैं इस स्टूडेंट वीज़े पे हूँ यूके में, ठीक, और मेरी डिग्री जो है वो खत्म हो रही है इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। लेकिन ये है कि जिससे मैं पाकिस्तान से आया तो ये है कि उसका आफ्टर 3-4 मंथ जो है मेरी वहाँ डाइवोर्स हो गई थी।
तो मेरे पास कोई ऑप्शन है, मतलब यहाँ पर अगर मैं शादी करना चाहूँ तो उसके लिए मुझे क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी इसके लिए? आपके पास अब वीजा स्टूडेंट है यहाँ पे? मेरे पास स्टूडेंट वीजा है। ठीक। आप पाकिस्तान जब थे, शादीशुदा थे, आप अप्लाई किया, मैरिड थे, यूके में आ गए, अनफॉर्चुनेटली आपकी आने के 3 माह के बाद आपकी वाइफ ने या आपने डिवोर्स कर दी। लेकिन अगर आप यूके में रहते हुए, क्योंकि फैमिली लॉ के मुताबिक आप यहाँ से डिवोर्स अप्लाई नहीं कर सकते थे, या जब तक आप वहाँ पे जाके फिज़िकली आप अपनी डिवोर्स नहीं करते, लेकिन अगर आपकी वाइफ ने वहाँ से डिवोर्स कर दी है तो बिल्कुल ये एक्सेप्टेबल है। अब आप उसको डिवोर्स हो गई है, डिवोर्स के बाद बिल्कुल आपके पास राइट है, आप शादी कर सकते हैं। अगेन शादी के लिए आपका मैरिज सर्टिफिकेट, आपकी जो यहाँ पे मिसेस होगी, डिपेंड करता है वो किस कंट्री से है। अगर वो ब्रिटिश नेशनल है तो उसके पास थ्रेशोल्ड जो इनकम का 18,600 होना चाहिए। आपने 6 मंथ की वेज स्लिप, 6 मंथ की जो बैंक स्टेटमेंट ये साथ अटैच करनी होगी, और आपको जो इंग्लिश सर्टिफिकेट पास करना होगा A1 के इक्विवेलेंट। और अगर आपकी शादी किसी यूरोपियन नेशनल से होती है तो फिर उसके लिए डिफरेंट क्राइटेरिया है। उसके लिए यहाँ पे थ्रेशोल्ड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नीदर फॉर द इंग्लिश सर्टिफिकेट। सिर्फ एज फार एज जो यूरोपियन नेशनल है वो यूके में रहते हुए अपने यूरोपियन ट्रीटी राइट को एक्सरसाइज कर रही है, उसके पास सैलरी है, बेशक वो 1 वीक की हो, 1 मंथ की हो, और आपका मैरिज सर्टिफिकेट और आपका रिलेशनशिप, ये डॉक्यूमेंट साथ लगा के अप्लाई करेंगे तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। आप जब भी आप एप्लीकेशन करें उसकी जो क्राइटेरिया है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो ऑटोमेटिकली दोनों की डिफरेंट होंगी। लेकिन फिर भी एप्लीकेशन करने से पहले किसी सोल्यूशन को मिलें ताकि प्रॉपरली एडवाइस हो सके और आपकी एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक सवाल है, मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स वीज़े पे हूँ, ठीक, और मैं अब नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, और मुझे अगस्त में 1 साल हो जाएगा, और मैंने ई सोल किया हुआ है, तो ई सोल की बेस पे मैं अगस्त में अप्लाई कर सकता हूँ नेशनलिटी? आपको शादी हुए 1 साल हुआ कि 2 साल हो जाएंगे? नहीं, मेरी इंडेफिनेट हुए 1 साल हो जाएगा अगस्त में, और मैं नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक, नेशनलिटी के लिए जब आपने एप्लीकेशन करनी है उसमें वेदर आपने यूके से डिग्री की हो, मास्टर किया हो, पीएचडी की हो, अपने कोई किस्म के भी या आइल्स में या टॉइक में या ईसोल में कोई एग्ज़ाम भी पास किया हो, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। नेशनलिटी के लिए जो क्राइटेरिया है वो है लाइफ इन यूके टेस्ट। आपको लाइफ इन यूके टेस्ट पास करना होगा, या उसके एक ऑल्टरनेटिव है ई सोल विद लाइफ इन यूके। ये दोनों में से एक आपको करना होगा। इंडेफिनिट का जो इंग्लिश का क्राइटेरिया है बिल्कुल सेम अप्लाई करता है, लेकिन अगर आपने जब लास्ट ईयर इंडेफिनिट मिला था उस वक्त आपने लाइफ इन यूके टेस्ट पास किया था या ई सोल विद लाइफ इन यूके, तो बिल्कुल वो इस वक्त भी एक्सेप्टेबल होगा। आप चेक करें कि आपने कौन सा एग्ज़ाम किया था और वो एग्ज़ाम इस वक्त एप्लीकेबल होगा। लेकिन सम केसेस में प्रॉब्लम आई है कि अगर आपने ई सोल किया है और जिस कॉलेज से उस वक्त आपने किया था इंडेफिनिट के तौर पे, अब अगर वो कॉलेज एग्जिस्ट नहीं करता या वो लिस्ट पे नहीं है तो फिर आपको बिल्कुल फ्रेश सर्टिफिकेट पास करना होगा। वरना अगर कॉलेज लिस्ट पे ना हुआ तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिफ्यूज़ होने के चांसेस हैं, क्योंकि नेशनलिटी की जो फ़ी है मोर दैन 800 पाउंड्स है, तो फिर वो ज़ाय होने का ख़तरा है। मेक श्योर करें नेशनलिटी की एप्लीकेशन करने से पहले चेक कर लें कि जो एग्ज़ाम सर्टिफिकेट आपने पास किया है वो वैलिड है या नहीं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। देखो जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा ऐसे है कि मैंने 2 साल पहले इस ब्रिटिश लड़की से शादी किया था। ठीक। तो वो फिर शादी अगर अभी मेरा सितंबर में इंडेफिनिट के लिए मैंने अप्लाई करना है। ठीक। तो वो अभी मेरी जून में शादी टूट गई है। ठीक। तो अभी मेरे पास क्या ऑप्शन है? ठीक। आपकी कॉल का शुक्रिया। आपने शादी की, 1.5 साल के बाद आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। लॉ ये कहता है कि आपने 2 साल पूरे करते हुए आपने इंडेफिनिट की एप्लीकेशन करनी है। 2 साल पूरे होने से पहले ही आपका रिलेशनशिप नहीं रहा, जो प्रोबेशन टाइम था वो इट मीन्स कि आपने उसको उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते। ये है फर्स्ट रूल्स। लेकिन अगर आपके इस 2 साल के दौरान जो स्पाउस है उसके साथ ज़्यादती हो, वो वायलेंस उसके साथ हुआ हो, वो डोमेस्टिक ऑफ द वायलेंस का विक्टिम हुआ हो,
तो फिर वो इस पे अपना क्लेम आप कर सकते हैं। मुझे पता नहीं कि आपके सर्कमस्टांसेस क्या हैं। अगर आपके साथ ज़्यादती हुई है, आप विक्टिम हुए हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, तो अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एप्लीकेशन आप अपनी सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आपके साथ ज़्यादती हुई है इन लॉज की तरफ से या आपकी मिसेस की तरफ से, या आप विक्टिम हुए हों तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर अनफॉर्चुनेटली आपको कोई और एप्लीकेशन करना होगी। उसके लिए बेस्ट एडवाइस है कि आप किसी सोल्यूशन के पास जाएँ, उनसे एडवाइस लें ताकि आपकी एप्लीकेशन प्रॉपर हो सके। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, मैंने ये पूछना था, मेरा लास्ट ईयर जून में इंडेफिनिट हुआ है। ठीक। और मेरी एक बेटी है, ठीक, जो यहाँ पैदा हुई है जनवरी 2012 में। ठीक। मैंने उन्हें भेजा था अप्रैल 2012 में, एंड वो अभी जनवरी 2013 में वापस आए हैं। तो क्या मैं अपनी बेटी को रजिस्टर कर सकता हूँ एज ए ब्रिटिश? अब आपकी बेटी पैदा कहाँ हुई थी? मेरी बेटी यहाँ यूके में पैदा हुई थी। एज फार एज, और जब आपकी ठीक, अगर आपकी बेटी यहाँ पैदा हुई है और आपके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, तो बिल्कुल आप उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट करते हुए उनका पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने अगर कुछ टाइम बाहर गुजारा या फॉरेन कहीं अब्रॉड थी, स्टिल ये लॉ उन पे इशू नहीं आता। लॉ बेसिक ये है कि आपके पास वन ऑफ द पेरेंट हैव अ वैलिड लीव टू इंडेफिनिट लीव टू सेटलमेंट और द ब्रिटिश नेशनलिटी, देन द चाइल्ड कैन अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड द पासपोर्ट। आपको टाइम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उनकी रजिस्ट्रेशन कराते हुए पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। नाज़रीन, हमारा ईमेल एड्रेस अगेन स्क्रीन पे आ रहा है। अगर आपको इमिग्रेशन से, फैमिली लॉ से या कोई कॉन्फिडेंशियल एडवाइस चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं स्टूडेंट आया था इस कंट्री में और अब मैं शादी करना चाहता हूँ, पर प्रॉब्लम ये है कि मेरा वीज़ा जो है ना वो हो चुका है एक्सपायर। अगर मैं रजिस्ट्रेशन के लिए जाऊँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हाँ बिल्कुल भाई, अगर आपके पास वीज़ा नहीं है, अनफॉर्चुनेटली आप यहाँ पे इलीगल ओवरस्टे विदाउट लीव, जौन सा अच्छा वर्ड लगे आप यूज़ कर सकते हैं अपने स्टेटस के बारे में। लेकिन अगर इन तीनों कैटेगरीज में से कि आपके पास वैलिड लीव ना हो, आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका हो या पे इलीगल हो, जब आप शादी करने जाएंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि हम उसको पूछेगा कि आप इस कंट्री में क्यों रह रहे हो। रजिस्ट्रार हम उसको मोर लाइकली 99% वो इन्फॉर्म करते हैं क्या इनका स्टेटस नहीं है। दो के रजिस्ट्रार का सिर्फ जो जॉब है वो सिर्फ दो है कि वो आपकी वैलिड आईडी चेक करे और आपका रिलेशनशिप चेक करे कि आपका रिलेशनशिप जेन्युइन है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन ड्यू टू द इमिग्रेशन रूल्स उन्होंने जो डायरेक्शन दी हैं, गाइडेंस दी हैं, उसके मुताबिक आप मोस्ट जो भी अपने रजिस्ट्रार्स हैं वो अगर किसी बंदे के पास वैलिड लीव ना हो तो वो होम ऑफिस को इन्फॉर्म करने के बाउंड हैं। अब डिपेंड करता है कि होम ऑफिस वहाँ पे आता या नहीं आता, लेकिन आप खुद अज्यूम करें कि अगर वो आएंगे तो आपका आंसर क्या होगा। इसलिए मैं हमेशा एडवाइस करूँगा कि आप किसी सोल्यूशन को पहले मिल लें या बताएं जाके कि क्यों आपने वीज़ा अप्लाई नहीं किया और आप वापस जाके अपनी होम कंट्री में अपनी शादी रजिस्टर क्यों नहीं करवा सकते। क्योंकि अगर आपका रिलेशनशिप है, आप अपनी मिसेज को अपनी कंट्री में ले जाएं, वहाँ जाके शादी रजिस्टर कराएं, वीज़ा लेके आ जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, रिगार्डलेस कि आपने कोई और इशू ना हो। तो इसलिए बेस्ट है कि आप सोल्यूशन को मिलें, एडवाइस लें ताकि आपकी प्रॉपर एप्लीकेशन हो सके। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाजरीन, मेरा और आपका साथ यहाँ तक जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में कॉल किया सलाह उनका शुक्रिया। जिनकी कॉल नहीं ले सके उनसे नेक्स्ट थर्सडे सेम टाइम ऑन वीनीसी पे मुलाकात होगी। हमारा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। कोई बात हो तो मुझे ईमेल कर सकते हैं, वरना मुझे इजाज़त। लेकिन जाते जाते मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों को, यूके और यूरोप में रहने वालों को मेरी तरफ से एडवांस रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफिज़।